Hello everyone and welcome to English Literature Feat India. Sailing to Byzantium is the poem that we are going to study today. It's written by W.B. Yeats. So without further ado, let's just directly jump to the introduction of the poem. Sailing to Byzantium येट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है जो कि पहली बार पब्लिश हुई थी 1928 में उनकी पोइट्री कलेक्शन द टावर के अंदर. पोएम के अंदर 4 स्टैंजाज हैं रिटन इन ऑटवा राइमा. पोएम यूजेस अ जर्नी टू बाइजेंटियम एज अ मेटाफर फॉर अ स्पिरिचुअल जर्नी. इस पोएम के अंदर येट्स एक्सप्लोर करते हैं उनके थॉट्स एंड म्यूजिंग्स के कैसे इमॉर्टैलिटी, आर्ट और ह्यूमन स्पिरिट में कन्वर्ज. नाउ वी कम टू द लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम. जैसा मैंने बताया, पोएम 1928 में पब्लिश हुई थी इन येट्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल द टावर. पोएम देखें अगर आप तो मॉडर्निज्म वाला जो टाइम था, जो टाइम पीरियड था, लिटरेरी मूवमेंट था, उसके दौरान लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी. तो जो मॉडर्निस्ट थे दे ऑफन रिबेल्ड अगेंस्ट ट्रेडिशन एंड सेल्फ डिस्कवरी को सेलिब्रेट करते थे, जैसे कि ये पोएम भी करती है. येट्स ने ये पोएम अपनी डेथ से 10 साल पहले लिखी थी, विच मीन्स दैट ही वॉज एन ओल्ड मैन. इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो स्पीकर है पोएम का वो फील करता है कि वो अपने होमलैंड में इज़ नॉट अप्रिशिएटेड अपनी बढ़ती उम्र के चलते. तो परहैप्स जो येट्स थे वो भी अपनी सोसाइटी से एलियनेटेड सा महसूस कर रहे थे फॉर द वेरी सेम रीजंस. कमिंग टू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नाउ, सेलिंग टू बाइजेंटियम जो थी एक आयरिश हिस्ट्री का केओटिक पीरियड था, उसके दौरान लिखी गई थी. इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 1916 ईस्टर राइजिंग, जब आयरिश रिपब्लिकन फोर्सेस ने रिबेल किया था अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, तो एक स्मॉल ग्रुप था नॉर्दर्न काउंटीज का दैट वाज फॉर्म्ड विच वाज नोन एज द आयरिश फ्री स्टेट. येट्स जो कि एक लॉन्ग टाइम आयरिश रिपब्लिकन थे, वो उन्होंने एज अ सेनेटर सर्व किया था फॉर दिस स्टेट. सेलिंग टू बाइजेंटियम इसी टाइम पीरियड के दौरान लिखी गई थी व्हेन ही सर्व्ड एज अ सेनेटर. पोएम के स्पीकर की बात करें तो जो स्पीकर है पोएम का, ही इज एन ओल्ड मैन. जो पोएम का एक्शन है दैट इज फाउंडेड, जो इस स्पीकर का रिएक्शन है टू हिज ओन एज. जो स्पीकर का वॉयज है टू बाइजेंटियम वो एक इंटरनल स्पिरिचुअल जर्नी है. सेलिंग टू बाइजेंटियम की अगर हम सेटिंग देखें तो इट कैन बी सेड to have 3 locations. First, in the world of the young. Second, in Byzantium. और थर्ड हो गई जो स्पीकर का माइंड है वो which contains both of these places, जो पहली और दूसरी हैं. Now we start with the poem. That is no country for old men, the young, in another's arms birds in the trees. तो इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट कहता है कि वो बाइजेंटियम को सेल कर रहा है आयरलैंड से, बिकॉज जो ये कंट्री है दैट इज जो आयरलैंड है वो ओल्ड लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए सूटेबल नहीं है कि वो वहाँ रहें. जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड मैन हैं, दे आर शट आउट फ्रॉम द काइंड ऑफ लाइफ जो कि वहाँ पर अवेलेबल है, एज इन आयरलैंड में अवेलेबल है, बिकॉज वहाँ की जो लाइफ है दैट इज ऑल फिजिकल और सेंशुअल है. फ्रॉम दिस लाइफ, जो ऐसी की ये जो लाइफ है वो वहाँ से सेल कर रहा है टू द सिटी ऑफ बाइजेंटियम, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल लाइफ उसका वेट कर रही है. नोट यहाँ पर करें कि वो फर्स्ट वर्ड जो है वो दैट है, वो दिस नहीं है कि दिस कंट्री, ही सेज दैट कंट्री, जो कि रीडर को ये बताता है कि जो स्पीकर है वो अपनी इस फॉर्मर कंट्री से खुद को डिस्टेंस कर रहा है. परहैप्स शायद उसने अपनी ये जो जर्नी है बाइजेंटियम के लिए वो ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी है. तो ये दैट कंट्री कौन सी हुई यहाँ पर? आयरलैंड, जहाँ पर की जो ओल्ड पोएट है वो इज लिविंग एट द प्रेजेंट, जहाँ से वो बाइजेंटियम के लिए सेल करता है. सेकेंड लाइन अगर आप देखें, द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स बर्ड्स इन द ट्रीज, तो जो ये यहाँ पर जो यंग लवर्स हैं दे आर रैप्ड इन ईच अदर्स आर्म्स, और जो बर्ड्स हैं दे आर सिंगिंग इन द ट्रीज. तो अगर आप देखें तो ये जो स्पीकर का ये वाला जो घर है इट ऑलमोस्ट साउंड्स इडलिक. इट ऑल्सो मीन्स कि ये वाली जो कंट्री है यहाँ पर जो यंग लोग हैं दे एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ लव. दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग द salmon falls the mackerel crowded seas. यहाँ पर जो स्पीकर है वो ऐसा लगता है कि वो कमेंट कर रहे हैं क्रीचर्स पे जो कि इस लैंड में, जो ये इनकी पुरानी कंट्री है एज इन आयरलैंड है, वहाँ पर रहते हैं. इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द थिंग्स जो कि हमेशा के लिए रहेंगी, they instead only enjoy जो कि बिल्कुल उनके सामने है at any given moment. यहाँ पर स्पीकर बिटरली ये भी बताते हैं कि ये सारे जो क्रीचर्स हैं वो एक दिन वो भी
ओल्ड हो जाएंगे। कहते हैं कि जितने भी ये बर्ड्स हैं, फिश हैं या बाकी के क्रीचर्स हैं, वो एक एनिमल फिजिकल लाइफ लीड करते हैं जो कि प्रोक्रिएशन में निकल जाती है। सारे तरीके के जो भी क्रीचर्स हैं, दे आर बोर्न, they indulge in sex and they procreate and eventually they all die. कोई भी intellectual या artistic existence नहीं है उनका। Next lines में वो बताते हैं The waterfalls of that country, जो वहाँ के झरने हैं, they are crowded with salmon fish. Besides, जो वहाँ की सीज हैं, they are teeming with mackerel fish, के वहाँ पर mackerel fish बहुत सारी हैं। अगेन वो कहते हैं कि ये जो सारे creatures हैं वो sensual music को सुनते हैं लेकिन किसी भी intellectual और artistic activity में indulge नहीं करते, जो कि actually में ageless होती है एंड इसलिए उसका एक permanent value होता है क्योंकि जो great works of art होते हैं they never die. Sensual music जो होता है वो सिर्फ senses को अपील करता है as distinguished from the mind or the intellect. जबकि जो कि इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स होती हैं वो एजलेस होती हैं, इमॉर्टल होती हैं एंड देयरफॉर जो उनकी वैल्यू होती है दैट इज परमानेंट। दिस is again a kind of reference to things of beauty is a joy forever, जो कि एंडिमियन से आता है जॉन कीट्स के, तो दिस इज एन allusion to that. Next stanza, an aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick unless. यहाँ पर आप देखें तो इस स्टांजा की जो टोन है थोड़ी सी बिटर है। येट्स का यहाँ पर जो डिक्शन है इट्स पर्टिकुलरली टेलिंग क्योंकि वो यहाँ पर एक ओल्ड मैन को कंपेयर करते हैं किसी एक छोटी सी इनसिग्निफिकेंट स्मॉल थिंग के साथ। इन्फर करते हैं वो कि उसके लिए अब कुछ नहीं बचा है, ओल्ड मैन के लिए कुछ नहीं बचा है, वो सिंपली एक स्टिक है जो कि एक worn and torn जैकेट पहना है। बिकॉज यू नो व्हेन यू आर इन ओल्ड एज यू ग्रो लाइक यू लूज वेट, यू टेंड टू लूज वेट और आप बहुत ऐसा लगता है कि आप यू नो यू आर वेरी लीन और ऐसा लगता है कि सिंपली किसी स्टिक पर, किसी डंडे पर उन्होंने कपड़े पहना दिए हों, वो भी पुराने worn and torn सी जैकेट। दैट्स व्हाट ही सेज हियर। ये यहाँ पर कमेंट करते हैं कि ऑल्दो ठीक है कि वन इज ओल्ड लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो उसकी सोल है, जो उसकी आत्मा है, दैट इज ऑल्सो ओल्ड। बिकॉज जो ओल्ड मैन की सोल है दैट इज क्लैपिंग एंड सिंगिंग लाउडली। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड स्टांजा जो है उसको एक तरीके से और इंटरप्रेट किया जा सकता है। यहाँ पर जो पोएट है एज एन ओल्ड मैन ही इज सेलिंग टू बाइजेंटियम, आयरलैंड से। फर्स्ट स्टांजा में उसने कंट्री डिस्क्राइब करी थी जहां से वो सेल अवे कर रहा है एज एन आयरलैंड को। वाइल इन द सेकेंड स्टांजा जो पोएट है ही पोर्ट्रेज द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री ऑफ हिज अराइवल फॉर एन ओल्ड मैन लाइक हिम, कि जिस कंट्री को वो सेल कर रहा है जो कि बाइजेंटियम है, तो वहां पर सेल करने का, उस कंट्री का वहां पर जाने का क्या बेनिफिट होगा उसके जैसे एक ओल्ड मैन के लिए, वो डिस्क्राइब करता है वो यहाँ पर। तो पोएट बिगिन करता है कि एन एज्ड मैन जो होता है, जो एक ओल्ड मैन होता है, ही इज वर्थलेस। तो जैसे मैंने बताया कि वो ओल्ड मैन ही लुक्स लाइक स्टिक के जिसके ऊपर एक वो फटा पुराना सा कोई कोट पहना दिया हो, जैकेट पहना दिया हो, तो वो कहता है ही लुक्स लाइक अ स्केयर क्रो। तो जब वो बोलता है दैट एन एज्ड मैन इज बट अ पोल्ट्री थिंग, तो एन एज्ड यानी कि ओल्ड मैन, इज पोल्ट्री यानी कि एन इनसिग्निफिकेंट थिंग। सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग इन लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस। यहाँ पर वो कहता है कि अनलेस द सोल फील्स थ्रिल्ड एंड क्लैप्स इट्स हैंड एंड सिंग्स अ हैप्पी सॉन्ग, यहाँ पर वो रेफर करता है टू अ स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सॉल्टेशन। नेक्स्ट व्हेन ही सेज एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, तो उसका मतलब है दैट द मोर वोन आउट हिज बॉडीली ड्रेस द लाउडर द सोल सिंग्स। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो इन्फॉर्म करता है रीडर को कि जितनी ज्यादा उसकी ड्रेस जो होगी टैटर्ड होगी, द लाउडर ही शुड सिंग, बिकॉज सर्टेनली जो ओल्ड मैन है ही हैज earned their song, they have earned their song। वो कहता है कि जो सोल है अगर वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती जाए एज द बॉडी वेन्स, जैसे जैसे हमारी बॉडी जो है वो वेन होती जाती है विद ग्रोइंग ईयर्स, विद एज, और उसके साथ साथ हमारी सोल स्ट्रॉन्ग ग्रो करती जाए, तो दिस इज कॉज फॉर अ फर्दर इंक्रीज इन जॉय। पर वो बोलता है ऐसा तभी हो सकता है कि जब जो सोल है इट कैन रिजॉइस इन इट्स पावर एंड मैग्निफिसेंस। नेक्स्ट लाइंस में ही सेज कि जो बेस्ट म्यूजिक है फॉर द सोल ऑफ एन ओल्ड मैन, द
It is the study and appreciation of the grand monuments of immortal intellect. एक old man जो है वो acquire करता है कुछ merit या value only if old age is accompanied by a spiritual recognition by admiring the great works of art. जो old man का soul है it must be strong ताकि वो चीज को ढूंढ सके जो कि उसने यूथ में निग्लेक्ट कर दी थी, विच वॉज निग्लेक्टेड बाय यूथ। और ऐसा करने के लिए जो ओल्डर मैन है उसको बाइजेंटियम के लिए सेल करना होगा, जो कि पोएट डिस्क्राइब करता है एज द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। जो बाइजेंटियम है दैट इज द सिंबल ऑफ आइडियल, एस्थेटिक एंड ट्रांसफॉर्म्ड एग्जिस्टेंस, और वो सजेस्ट करती है एक फार ऑफ अनफेमिलियर सिविलाइजेशन जहां पर आर्ट is for its own sake throughout its history। जो बाइजेंटियम है जिसको बाद में लेटर नाम दे दिया गया था कॉन्स्टेंटिनोपल का एंड देन इस्तांबुल, it has been known as the center for art and intellectualism। तो स्पीकर को ऐसा लगता है कि वो वहां पर उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। Stanza third, O sages standing in God's holy fire as in the gold mosaic of a wall। अब ये जो थर्ड स्टैंजा है वो रिप्रेजेंट करता है अ शिफ्ट टू द मेटाफिजिकल। सो जब जो स्पीकर है वो बाइजेंटियम में आ जाता है तो वो एड्रेस करता है वाइज लोगों को जो कि उसको वहां पर मिलते हैं। फर्स्ट टू लाइंस के अंदर जो हमने अभी पढ़ी, पोएट अपील करता है सेजेस को जो कि खड़े हैं गॉड की होली फायर के अंदर एंड हु हैव दस बीन पर्स्ड ऑफ द लास्ट रेमनेंट्स ऑफ सेंसुअलिटी। जो फायर है उसने उनके अंदर वो सोल के अंदर जो लास्ट रेमनेंट्स ऑफ सेंसुअलिटी है दे हैव बीन पर्स्ड ऑफ दैट। तो ये जो सेजेस हैं they look like the figures represented in the gold mosaic of a wall, come from the holy fire, burn in a gyre, and be the singing masters of my soul। burn in a gyre का मतलब है a column of smoke in a circular motion। तो यहाँ पर जो पोएट है वो चाहता है कि वो उस होली फायर से बाहर आए। जो सेजेस है, जो सेंट्स को वो एड्रेस करता है, he wants them to come out of that holy fire। जो स्पीकर है वो चाहता है कि जो सेजेस हैं दे बिकम द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ हिज सोल और उसके हार्ट को प्योरीफाई करें। इन अदर वर्ड्स, टू टीच हिम टू लिसन टू हिज स्पिरिचुअल म्यूजिक एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सेंशुअल म्यूजिक, जो कि सेंशुअल के बारे में वो ऑलरेडी बात कर चुका है पहले वाले स्टैंजाज में। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो उन स्पिरिट्स को बुला रहा है, उनसे प्लीड कर रहा है कि आओ उसको इंस्पायर करने के लिए और उसकी आत्मा को जगाने के लिए, टू अवेकन हिज सोल। लास्ट लाइंस में इस स्टैंजा की इसी थॉट को कंटिन्यू करता है स्पीकर। व्हेन ही सेज एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, तो उसका मतलब है कि जो उसका हार्ट है दैट इज टाइड टू अ डाइंग बॉडी और उसको नहीं पता उसकी रियलिटी क्या है। सिक विद डिजायर से उसका मतलब है कि जो उसका हार्ट है इट्स सिक एज इट इज फुल ऑफ ड्रॉस ऑफ अर्थली डिजायर, जो कि उसकी ये जो मटीरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, अर्थली डिजायर्स हैं, उनसे भरा हुआ है। स्पीकर यहाँ पर एडमिट करता है कि वो लॉस्ट फील करता है एंड दैट ही इज सिक विद डिजायर। जो ऑस्ट्रेसाइजिंग उसने एक्सपीरियंस किया था, रिमेंबर उसने शुरू में बोला था कि वो अपने यहाँ पर होमलैंड में एलियनेटेड फील करता है, तो वो बोलता है जो ये ऑस्ट्रेसाइजिंग है, जो ये ऑस्ट्रेसाइजिंग एक्सपीरियंस वो फील करता है अपने पुराने वाले घर में, एज इन अपनी होमलैंड में, दैट हैज सिकन्ड हिज हार्ट एंड ही इज बेगिंग द वाइज सेजेस कि वो उसको क्लेंस कर दें। वो इमॉर्टैलिटी के लिए बेग करता है, लॉन्गिंग टू लिव एंड बी अप्रिशिएटेड फॉरएवर। मोरओवर जो कि ये पोएट है वो अभी तक अपने सेंशुअल डिजायर्स को छोड़ नहीं पाया है, बट स्टिल क्लिंग टू हिम। वो जो कि एक ओल्ड मैन है जो कि मरने वाला है, हु इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, ही इज स्टिल अनेबल टू अंडरस्टैंड हिज रियलिटी एंड ओनली जो वो सेजेस हैं वही सेजेस उसके हार्ट को पर्च कर सकते हैं इस सब इम्प्योरिटी से एंड गिव हिम द परमानेंस दैट ग्रेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट पोजेस। जो कि ग्रेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट के अंदर वो जो इमॉर्टैलिटी, जो परमानेंस होता है, वही परमानेंस, वही इमॉर्टैलिटी वो सेजेस इसको दे सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा, once out of nature I shall never take my bodily form from any natural thing but such a form as Grecian goldsmiths make of hammered gold and gold enameling। इस स्टैंजा के अंदर जो स्पीकर है he makes his pronouncement that
he wants to forego his body and live forever, immortalized the way the Greeks would have intended, that is through their art. वही जो वो पहले भी बोल रहा था कि वो immortality चाहता है, and immortality as in that he wants to live through जो वो great works of art के अंदर जैसे immortality होता है, जो permanence होता है, because those works of art they are going to live forever. तो वही immortality, वही permanence वो चाहता है, the way the Greeks would have wanted to be immortal, that is through their art. यहाँ पर पोएट प्रेजेंट करता है जो उसका डिसलाइक है फॉर द फिजिकल एंड सेंशुअल लाइफ इन आयरलैंड. सेकेंड स्टांजा में उसने बात भी करी थी कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है पोएट का, दैट वुड लीड हिम टू द गोल्डन सिटी ऑफ बाइजेंटियम. और जो थर्ड स्टांजा था, दैट इज एड्रेस्ड टू दी सेजेस ऑफ बाइजेंटियम, ताकि वो उसकी सोल को पर्च कर सके, जो भी उसके अंदर बची हुई बाकी सेंशुअलिटी है उससे. लेकिन इस लास्ट स्टांजा में पोएम के पोएट सेज व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ही वुड लाइक टू बी बोर्न इन हिज रीबर्थ, कि अगर उसका पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है, तो वो किस फॉर्म में दोबारा पैदा होना चाहेगा. वंस ही हैज रिनाउंस्ड हिज अर्ली बॉडी, वो कहता है कि ही वुड नॉट लाइक टू बी रीबॉर्न इन द सेम और एनी अदर अर्थली शेप, कि वो दोबारा से इसी तरीके से, इसी फॉर्म में या फिर और किसी अर्थली शेप में बॉर्न नहीं होना चाहता. कहता है कि वो जो भी फिजिकल इनकारनेशंस हैं उसकी सबको रिजेक्ट कर देगा वो, बिकॉज जितने भी लिविंग बींग्स हैं, you know, we all have to die. Once you are born you will die, of course. तो बोलता है जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी फिजिकल इनकारनेशंस हैं, क्रीचर्स हैं, वो सब दे आर ऑल सब्जेक्ट टू मॉर्टैलिटी एंड डेथ. और इसलिए जो स्पीकर है वो अनाउंस करता है कि ही वुड लाइक टू टेक हिज फॉर्म इन ग्रीशियन अर्न्स और इनामलिंग handcrafted by goldsmiths, so that जो emperor है he could spend his nights admiring him in the artwork. जो past, present और future है वो सब एक होगा, that will all be one, because जो speaker है he will live for eternity. To keep a drowsy emperor awake or set upon a golden board to sing the to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come. He would like to be in the shape of a golden bird, the kind of bird जो कि Grecian goldsmiths are believed कि उन्होंने डिजाइन किया था emperor के pleasure के लिए as a golden bird या फिर a work of art. अगर वो as a golden bird होता है, as a work of art होता है, तो he will be beyond decay or death, because जो work of art है that is beyond all this, and therefore he would be unlike the dying generations of real birds mentioned in the first stanza. उसने first stanza में remember he talked about birds, but those birds they were earthly beings and therefore they are subject to death and mortality. पर यहाँ पर he is that golden bird, और या फिर जो वो Grecian urn के अंदर बना हुआ है, and therefore he is beyond death. And therefore also he will appear to be singing songs of all times, past ka, present ka and future ka, to an audience of the lords and ladies of Byzantium. जब उसका वो shape होगा of the singing golden bird, जो उसका song होगा, that will be of spiritual ecstasy, which will be shown by the soul clapping its hands and singing, and he will be surrounded, जो कि फर्स्ट स्टैंजा में यंग लवर्स थे या फिर जो बाकी के एनिमल क्रीचर्स से सराउंडेड नहीं होगा वो, उनसे सराउंडेड नहीं होगा वो, बट बाय एन ऑडियंस जो कि एलिगेंट होगी और एब्स्ट्रैक्ट होगी. बाइजेंटियम में, जब वो बाइजेंटियम में होगा, he will have no age, past, present or future, and this is how the poem ends. I hope the poem was clear to you. If you're new to my channel, please do not forget to subscribe. You can also like and comment on the video. अगर आप चाहें तो आप मुझे मेरे Instagram पर भी follow कर सकते हैं. Thank you.